लक्षण कैसे उनकी संतान में जाते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे, उन सिद्धांतों का क्या प्रयोग है, कैसे बताया गया कि कौन से लक्षण क्या जाते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंतर्गत आती हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है वंशावली, जिसको हम आनुवंशिकता भी कहते हैं। या वंशावली, तो इसको हम एक लाइन में समझ लेते हैं कि आनुवंशिकता या वंशावली क्या होता है। माता पिता के लक्षण यानी कि जनक के लक्षण उनके संतान में चला जाए वही कहलाता है वंशावली या आनुवंशिकता। क्या मतलब हुआ कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनक के लक्षण उनकी संतान में चली जाए वही कहलाता है आनुवंशिकता या वंशावली। माता पिता के लक्षण, माता पिता के लक्षणों का उनकी संतान में जाने को कहलाता है वंशावली कहलाता है। यानी कौन से लक्षण जा सकते हैं, जैसे कि आपे का आकार कैसा होगा, शरीर का आकार कैसा होगा, ये सारे लक्षण जो होते हैं वो जाते हैं माता पिता से उनके संतान में जाते हैं। आपने देखा होगा कि हाथी का बच्चा कैसा दिखता है, हाथी की तरह दिखता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते की तरह, बिल्ली का बच्चा क्या वो गधे की तरह दिखेगा? नहीं। क्या बिल्ली का बच्चा इंसान की तरह दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। क्यों? क्योंकि जनक का ही लक्षण उनकी संतान में जा रहा है, इसी वजह से वो अपने जनक की तरह दिखते हैं। तो यही हम कह सकते हैं, इसको लाइन हम लिख सकते हैं कि जनक का लक्षण भी मैं आगे कॉपी में सारी चीजें नोट्स दिखा दूंगा, ठीक है भाई, समझने के लिए से लिख लो, ठीक है। जनक का लक्षण उनकी संतान में ही जाना क्या कहलाता है वंशावली या आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक। अब इसके बाद बार बार देखो क्या है कि लक्षण जाना, तो कौन से लक्षण देखा होगा, बहुत से कपल होते हैं जिनके बाल गुगलीले होते हैं, उनका जो लड़का पैदा होता है उसके भी बाल कैसे होते हैं, गुगलीले होते हैं, देखा ना। और किया कि नहीं लोग किया, बहुत से लोगों की नाक लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उनकी भी नाक लंबी होगी, इसी वजह से उनके नाक कैसे लंबे हैं। तो यही सब क्या है, आनुवंशिक लक्षण है। क्या ये सब क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण। तो समझते कि आनुवंशिक लक्षण क्या होता है। आनुवंशिक इसको विशेषण दिया जाता है, ठीक है। तो आनुवंशिक लक्षण क्या होता है, मैंने क्या बताया कि जनक का लक्षण उनकी संतान में ही जाना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है या वंशावली कहलाता है। और जाता क्या है, माता पिता के लक्षण, जैसे कि बाल गुगलीले हैं तो बच्चे का बाल कैसा हो सकता है, गुगलीला हो सकता है। नाक लंबी हो सकता है किसी का, तो बच्चे का भी नाक लंबी होगी। आंखों का रंग नीला पीला जैसा भी है तो उनके बच्चे का भी कैसा होगा, उसी तरह दिखेगा। तो ये सब जो लक्षण जा रहे हैं माता से या पिता से उनके बच्चे में जा रहे हैं सारे लक्षण, मान लो पिताजी बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे हैं, तो पूरे चांसेस है कि उनके बच्चे भी कैसे होंगे, सरल ध्यान तो समझा क्या इसे ये कह रही थी। तो इन जैसा मतलब इनके पापा ने सोचा होगा कि मुझे ये नहीं करना, तो कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं, लक्षण तो जा रहे हैं, उनके लक्षण इनके अंदर भी आया, ये भी कह रहे हैं कि जो चीज़ नहीं करना, मतलब जैसा इनके घर वाले सोचे, इनके गार्जियन सोचे, ये भी सोच रहे, तो वो लक्षण इनमें ट्रांसफर हुआ, यही कहलाता है आनुवंशिकता या वंशावली, ठीक। तो समझ में आनुवंशिक लक्षण क्या होता है। अब देखा होगा जन्म के बारे में समझ सुना होगा, किसके बारे में, जन्म के बारे में पढ़ा होगा। तो जन्म में क्या था, जन्म क्या होता है, पहले समान संतान करने क्या कहते हैं, जन्म के लगता जन्म दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। तो जो अलैंगिक जन्म होता है उसमें एक ही जन्म की आवश्यकता होती है और वो अपने जन्म के समान दिखाई देते हैं। जो शिशु मतलब जो न्यू बेबी बॉर्न होगा वो अपने जनक की तरह दिखता है। बट अगर हम लैंगिक जन्म करने वाले की बात करें तो इसमें दो विपरीत जन्म की आवश्यकता होती है, नर व मादा। और जो लैंगिक जन्म करने वाले जीव होते हैं ये अपने जनक के एकदम समान नहीं होते। अभी मैंने क्या कहा था कि हाथी का बच्चा हाथी की तरह दिखेगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह दिखेगा,
लेकिन क्या जब हम कॉपी पेस्ट अपने भाई बहन की तरह दिखते हैं? नहीं दिखते ना, कुछ ना कुछ अंतर होता है। क्या अपने माता पिता की तरह हम दिखते हैं? नहीं दिखते ना। अब जैसे हमारे ये दोनों देख लो, क्या अपने भाई की तरह दिख रहे दोनों? नहीं दिख रहे। खुर्शीद और सर जिसी क्लास में बैठे, क्या दोनों अपने भाई की तरह दिख रहे? नहीं दिख रहे ना। यानी कि इनमें क्या है? अंतर है। इसी अंतर को कहते हैं विभिन्नता। विभिन्नता। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएशन। क्या कहते हैं इसको? वेरिएशन। अभी जो विभिन्नता होती है कहाँ पाई जाती है, इसको हम कैसे देखेंगे? यानी कि हम इसको पहले विभिन्नता को क्या बताते हैं? विभिन्नता के बारे में कि जो जनक होता है, जो लैंगिक जनन करने वाले प्राणी होते हैं, वो अपने जनक के बिल्कुल समान नहीं दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होता है। हमारे माता पिता से हमारे चेहरे मिल सकते, थोड़ा बहुत आंखें मिल सकती है, लेकिन ये तो एकदम मैं जमाल अहमद हूँ तो दूसरा जमाल अहमद क्या खड़ा है, कैसा पॉसिबल है? नहीं। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये जो विभिन्नता है, इसी को कहते हैं, जो ये डिफरेंस है इसी को कहते हैं विभिन्नता, या इसी को कहते हैं विभिन्नता। क्या कहते हैं? विभिन्नता। वाइब्रेशन, ये आपका चैप्टर से है, ठीक है? विभिन्नता। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर में कहाँ पर विभिन्नता पाई जाती है। अभी आपको पता ही होगा कि जन्म में क्या होता है, अपने समान संतान को क्या कहते हैं? जन्म क्या कहता है? अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जन्म कहलाता है। और जन्म कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म में क्या होता है कि इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक ही जनक की। जबकि लैंगिक जन्म में 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। इसमें लैंगिक जनक और 2 विपरीत जनक कौन सा होता है? नर व मादा, मेल एंड फीमेल। नर व मादा की आवश्यकता होती है। जो अलैंगिक जन्म करने वाले जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। मेनली क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। यानी कि इनका पूरा जीवन एक ही कोशिका के अंदर संपन्न हो जाता है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये विविधता जो है, जिसको विभिन्नता कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, ये किस प्रकार के जीवों में पाई जाती है। क्योंकि हमारा चैप्टर ये वंशागति एवं विविधता, विभिन्नता बार बार आएगा, कहाँ पर क्या विभिन्नताएं पाई जाती है। तो आइए हम देखने वाले अलैंगिक जन्म। मान लो कि ये कोई जीव है। क्या है? जीव क्या है? कोई जीव। अब ये जीव किससे मिलकर बना हुआ? कोशिका। किससे मिलकर बना हुआ? कोशिका से मिलकर बना हुआ। विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ। बिना सेल के जीवन नहीं है, क्योंकि कोशिका ही क्या करता है? ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंतत्र बनता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो क्रिया होती है सब कुछ को नियमित करता है, कोशिका ही करता है। और जब कोशिका ही नहीं होगा तो बाकी चीजें बनेगी? नहीं बनेगी। तो हम सीधा कह सकते हैं कि विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ। ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन हम समझने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि बिना कोशिका के लाइफ की चीजें नहीं बनेगी। अब क्या है कि कोई जीव इसमें क्या पाया गया? कोशिका पाया जाता है। तो कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। मान लो कोई जीव है, इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक। बीच में केंद्रक होता है। कहाँ पर? बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका के अंदर बीच में, इसलिए इसको केंद्र कहते हैं, ठीक है? अब केंद्र के अंदर क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के रूप में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। अब मान लो कि ये डीएनए है अमीबा। किसका है? अमीबा। अब यही अमीबा क्या करेगा? इसमें मतलब विभाजन होता है, सिंपल सा विभाजन होगा। और ये क्या करते हैं? खुद के केंद्र को विभाजित करेंगे, एक केंद्र से 2 केंद्र करेंगे। एक केंद्र ये और एक केंद्र ये, 2 केंद्र बनता है। और इस केंद्र के अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्या करते हैं? ये केंद्र
फिर जो डीएनए पाया जा रहा है, ये डीएनए क्या करता है, कॉपी करके तो डीएनए बना देगा। यानी कि जो डीएनए था वही डीएनए कॉपी होकर यहाँ पर आ चुका, क्योंकि दो केंद्रक बना तो दोनों केंद्रक पर डीएनए चाहिए, तो ये डीएनए कॉपी होकर उधर चले जाते हैं। फिर ये दोनों बीच से खुद को विभाजित कर लेते हैं। विभाजित करेंगे तो क्या होगा, एक जीव ये मिला और एक जीव मान लो ये मिल जाएगा, दो जीव मिल गए ना। अब सोचो दिमाग लगाओ, ये जो अमीबा था इसका जो केंद्रक था डीएनए था, डीएनए के पास क्या होता है, आपकी बॉडी की समस्त जो क्रिया है, आपका आकार कैसा होगा, आपकी आंखें कैसी होंगी, बाल कैसे होंगे, चेहरे का रंग कैसा होगा, बॉडी शेप कैसी होगी, ये पूरी जानकारी किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि शरीर के निर्माण की पूरी जानकारी डीएनए के पास होती है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के रूप में डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और डीएनए हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हर एक ऑर्गेनिज्म यानी कि हर एक जीव में केंद्रक पाया जाता है। और क्यों, क्योंकि केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए तो पूरे शरीर का निर्माण करेगा, सारा इंफॉर्मेशन उनके पास है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई जीव नहीं जहाँ पर डीएनए न पाया जाए। ठीक है, अब इनके पास क्या था, पूरी जानकारी थी कि शरीर का निर्माण कैसे करना है। अब यही डीएनए कॉपी होकर यहाँ पर दो डीएनए बनाया है, तो जो जानकारी इनके पास था वही जानकारी इनके पास भी होगा कि नहीं होगा। तो जो आधार इनके पास था वही आधार बनाने का इनके पास जानकारी होगा। फिर में जब विभाजन होता है, खुद को अलग करते हैं, तो दो नया जो बनता है, तो एक डीएनए यहाँ या एक डीएनए यहाँ। अब ये सोचो कि ये डीएनए कौन सा डीएनए था, ये वो जो डीएनए बना है यही वाला डीएनए था। तो ये डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए, तीनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो अलैंगिक जनन में जो जीव बनता है उसको हम संतति ना करके नया, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब नया जीव ना कहकर उसको हम वहाँ पर क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यानी कि जो बना क्या है, क्लोन। और क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब क्या होता है, प्रतिलिपि। क्या होगा, प्रतिलिपि, यानी कि जैसा ये अमीबा होगा वैसा ही ये दिखेगा, यानी कि अपने जगह के हूबहू कॉपी दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। तो अलैंगिक जनन करने वाले जीव जैसा शक्ल सूरत इनकी होगी वैसे सेम शक्ल सूरत साइज सब कुछ इन दोनों का होगा, यानी कि कोई भी अंतर नहीं है। अब खुद सोचो, जैसा ये था जैसा ये है, कोई अंतर नहीं है। अब जरा खुद ही सोचो कि मैं ये कलर चलाया यहाँ पर, यहाँ भी चलाया, यहाँ भी चलाया, क्या ये जो रेड कलर था क्या यहाँ पर ब्लैक चला, क्या यहाँ चला, नहीं चलेगा। जैसा ये था वैसे ये भी दोनों, क्या इसमें कोई अंतर है, नहीं है। या हम ऐसे ले लेंगे, चलो ठीक है, यही तो क्या कोई अंतर है, नहीं है ना। तो जैसा ये डीएनए था ठीक वही डीएनए ये भी एक कॉपी होकर गया, तो क्या इसमें कोई अंतर होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए जो अलैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उनके जो, मतलब कह सकते हो कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो कैसा होता है, क्लोन होता है। ठीक है, एकदम कॉपी होते हैं और एकदम अपने जनन के समान दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें हो रही। जब ये अपने जनन के समान दिखाई दे रहे तो क्या इसमें विभिन्नता होगी, वेरिएशन होगा, नहीं होगा ना। जब अंतर ही नहीं है, जैसे उनके जनक वैसे वो, तो अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, किसकी बात करें, लैंगिक जनन, तो यहाँ पर विभिन्नता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, विभिन्नता पाई जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे लैंगिक जनन क्या होता है। इसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, नर व मादा। तो ये हो गया नर, ये हो गए मादा। नर से क्या बनता है, नर गुण बनता है। ये सारी चीजें आपको पता ही होगा, सब कुछ पढ़ ही चुके हो। और मादा से मादा ही गुण बनता है, यानी कि मेल, यानी कि नर से मेल गैमेट नर गुण बनेगा, फीमेल यानी कि मादा, मादा से फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्म बनता है। तो नर में भी तो क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र किस रूप में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्या होगा, डीएनए होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर भी डीएनए होगा। और जो इस संसार में जितने भी जीव है, किसी का भी मतलब लैंगिक वाले में, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं A to Z, किसी का भी डीएनए जैसा नहीं होता है।
इस क्लास में जितने लोग बैठे हो किसी का डीएनए आपस में मैच नहीं करेगा। इवन तुम्हारे भाई बहन का डीएनए अगर 99.99% मैच कर गया तो 1% मैच नहीं करेगा। 100% किसी का डीएनए मैच नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका भी डीएनए क्या होगा, अलग होगा, इनका भी डीएनए क्या होगा, अलग होगा। तो दोनों को डीएनए अलग होगा। तो जब नर से नर युग्मक बनता है, नर से नर युग्मक बनता है, तो हमें पता है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन में युग्मक क्या होते हैं, आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इसमें युग्मक क्या होते हैं, आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसी बीच इनमें होता है जीन विनिमय की क्रिया, जीन क्रॉसिंग की क्रिया होती है, जीन विनिमय की क्रिया होती है। और डीएनए में जो जीन होते हैं उनका जो गुणसूत्रीय मटेरियल होता है आपस में थोड़ा बहुत बदलाव होता है उन दोनों के बीच में। और जो जनक का डीएनए था और जो नरयुग्मक वाला डीएनए, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, चेंजिंग आ जाती है। इनके डीएनए में क्या होगा, चेंजिंग आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी डीएनए में होगा और क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो हमें शुरू में ही पता चल गया कि अब ये वाला जो डीएनए है नर वाला और जो नरयुग्मक वाला डीएनए, दोनों में अंतर आ चुका है। क्या आ चुका है, अंतर इधर भी अंतर आ चुका है। तो हमें पता चल जाएगा कि विभिन्नता यहाँ पर पाई जाएगी। और यहाँ पर मेरी समझ में आए तो सिंपल से देखो, नर से नरयुग्मक बना, मादा से मादा युग्मक बना, दोनों आपस में क्रॉसिंग होगा तो क्या बनेगा, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, कोई एक प्रकार का होता है। और जिसको हम कह सकते हैं कि नया डीएनए बना। अब ये डीएनए पिता का डीएनए अलग, माता का डीएनए अलग, दो अलग अलग डीएनए मिलकर कोई तीसरा ही तो डीएनए बनाएंगे। जैसे कि सफेद रंग है और गुलाबी रंग, लाल रंग, सफेद और लाल जो मिलते हैं क्या, गुलाबी बनता है। यानी कि दो अलग अलग चीज मिलाए तो हमें कोई तीसरा चीज मिला। जब ये दो अलग अलग डीएनए मिलेंगे तो कोई तीसरा डीएनए मिलेगा। इसीलिए जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो अपने जनक के समान नहीं होते। हमारे भाई बहन हमसे बिल्कुल भी मैच नहीं, 100% बिल्कुल मैच नहीं खाते, ना ही हमारे माता पिता हमसे बिल्कुल 100% मैच खाते हैं। कुछ न कुछ बदलाव होता है, चेंजिंग होती है। और उसी चेंजिंग को, उसी बदलाव को क्या कहते हैं, विविधता या विविधता कहते हैं। समझ में आया। तो विविधता में हम कह सकते हैं कि माता पिता जनक, यानी कि जो जनक होते हैं वो अपने संतान से बिल्कुल अलग होते हैं, कह सकते हैं, ठीक। और उनके जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। विभिन्नता समझ में आया पूरा। तो विभिन्नता का हमने क्या देखा कि कैसे कौन सी जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, वेरिएशन पाई जाती है। तो हमने देखा कि लैंगिक जनित करने वाले जीवों में क्या पाई जाती है, विभिन्नता। तो हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, वंशागति अथवा आनुवंशिकता। जनक के लक्षण उनके संतान में, जो जनक का लक्षण उनकी संतान में जाने के कहलाता है आनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है। और जो लक्षण जाते हैं उनके जनक से उनके संतान में, वही कहलाते हैं आनुवंशिक लक्षण। और जो उनके संतान होती है, यानी कि जो जनक के संतान होते हैं, वो पूरी तरह से अपने जनक के समान नहीं दिखाई देते, तो उनमें कुछ न कुछ अंतर होता है। और वही अंतर क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि एक तो पढ़ा आनुवंशिकता और एक पढ़ा वंशागति। अब इसके बाद देखेंगे आनुवंशिकी क्या होता है। जेनेटिक्स। अब हम देखेंगे जेनेटिक्स क्या होता है। तो इसको आप सिंपल भाषा में समझेंगे, आनुवंशिकता और विभिन्नता, यानी कि विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवंशिकी। क्या कहलाएगा, आनुवंशिकता और विविधता का ही अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवंशिकी। इसको लिखिए, वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता व वंशागति का, आनुवंशिकता या वंशागति का व विविधता का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता या वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। हो गया था। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है और जॉन मेंडल को कहते हैं। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपका जवाब होगा बेटसन। और आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स आपका जवाब होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। और आपसे पूछ ले कि कोई आनुवांशिकी होता क्या है, तो वंशागति या आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हुए कहलाता है आनुवांशिकी। ठीक, तो एक बार फिर से ग्रेगर जॉन मेंडल का हमें क्या पढ़ना है, जीवन परिचय। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में इम्तिहान में पूछता है, कभी कभी निबंध पूछ लेता है, कभी कभी क्या पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कभी कभी पूछ लेता है कि वो पढ़ने कब गए थे, कहाँ गए थे, क्या करेंगे। यह पूछ लेता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को जर्मनी के इस्लीसियन गांव में हुआ था। उसके बाद सन 1843 में, यानी कि लगभग 21 सालों की उम्र में, ठीक है, 22 और 21, 43, लगभग 21 साल की उम्र में वो ऑस्ट्रेलिया देश के एक शहर ब्रून में पढ़ाई करने के लिए गए। पढ़ाई करने के लिए मतलब गिरजा करने गए जिसका नाम था अगस्तियन चर्च। तो लगभग 21 साल की उम्र में वो कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया के देश के एक शहर जिसका नाम था ब्रून में, कहाँ पर एक चर्च है जिसका नाम है अगस्टिनियन चर्च, वहाँ पर गए। ठीक, फिर वहाँ पर उन्होंने मतलब मेन वो पादरी वगैरह का जो पढ़ाई था या जो भी चीज़ें सीखी जाती है उसके लिए वहाँ पर गए थे। फिर 1847 में गिरजाघर में पादरी का काम करने लगे, यानी कि 1847 तक वो गिरजाघर में पादरी बने। गिरजाघर जैसे कि हमारा मस्जिद होता है, आपका मंदिर है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। वैसे ही जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो अपनी जो पूजा पाठ होता है वो कहाँ पर करते हैं, गिरजाघर में, जिसको इंग्लिश में चर्च कहते हैं। क्या कहते हैं, चर्च। ठीक है, गिरजाघर से आपको कंफ्यूज नहीं होगी। फिर 1851 में, ठीक है, यानी कि अगस्टिन चर्च में क्या हो गया, पादरी का कार्य करने लगे। फिर 1851 में वो वियना विश्वविद्यालय चले गए पढ़ाई करने के लिए। लगभग कितने साल की उम्र, 30 साल की उम्र, ठीक, 30-29 साल की उम्र में कहाँ चले गए, वियना विश्वविद्यालय में चले गए। क्या करने के लिए, नेचुरल साइंस की पढ़ाई करने के लिए, प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए, साथ ही साथ फिजिक्स के लिए और गणित की पढ़ाई करने के लिए चले गए वियना विश्वविद्यालय। कब पैदा हुए, 22 जुलाई 1822 को। ठीक 21 साल बाद लगभग 1843 में वो ऑस्ट्रेलिया शहर के ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून शहर में स्थित एक चर्च जिसका नाम था अगस्टियन चर्च, वहाँ पर गए। फिर उसी चर्च में वो 1847 में पादरी का कार्य करने लगे। फिर 1851 में वो चर्च छोड़कर वियना विश्वविद्यालय चले गए आगे की पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ पर क्या पढ़ने गए थे, प्राकृतिक विज्ञान, फिजिक्स और मैथ, यानी कि नेचुरल साइंस, फिजिक्स और मैथ की पढ़ाई करने गए। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी की, यानी कि 1854 में उसी गिरजाघर के स्कूल में, वो गिरजाघर बहुत बड़ा था, तो वहाँ पर स्कूल वगैरह भी चलता था। उसी गिरजाघर के स्कूल में क्या हो गए, टीचर हो गए और अध्यापन करने लगे। जब वो वापस आए, कब आए, 1854 में वापस आए। उसी गिरजाघर के स्कूल में क्या करें, टीचिंग करने लगे।
तो उसी गिरजाघर में क्या था कि बगीचा था, क्या था, बगीचा था, और इनको बचपन से ही बागवानी में लगाव था, ठीक है। तो उसका भी देखभाल ये कर रहे हैं, कौन देगा, जॉन मिंडल। और उसी बगीचे में उन्होंने मटर के पौधे पर, जब दिया मटर के पौधे पर, मटर का जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। एक बात याद रखना कि जो जब आप वैज्ञानिक नाम लिखोगे तो जो वैज्ञानिक नाम में जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर से होगा, और जो दूसरा होता है वो स्मॉल लेटर से। यानी कि वैज्ञानिक नाम जब हम लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें दर्शाता है, एक वंश को दर्शाता है, जात को दर्शाता है। वंश का नाम हमेशा वंश के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, और जात के नाम का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर से होगा। और जब हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो थोड़ा सा तिरछा लिखते हैं, इटैलिक फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, और नीचे अंडरलाइन करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होगा, दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर से। कैपिटल लेटर क्या दर्शाता है, वंश को दर्शाता है, स्मॉल लेटर क्या दर्शाता है, जात को दर्शाता है। तो जब वो वापस आए 1854 में, तो वहाँ पर टीचिंग का कार्य करने लगे, और उसी स्कूल में क्या था, मतलब जहाँ पर उन्होंने तो बगीचा था, तो उसी बगीचे में मटर लगा हुआ था जिसका वैज्ञानिक नाम था पाइसम सटाइवम। तो उसी मटर के ऊपर उन्होंने अपना स्टडी किया, अध्ययन किया। तो ये पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मिंडल ने मटर के पौधे पर कब तक अध्ययन किया। तो वो 7 साल तक अध्ययन किए, कब से कब तक, 1856 से लेकर 1863 तक, लगभग 7 वर्षों तक वो मटर के पौधे पर अपना क्रॉसिंग वगैरह कराते रहे, उसमें ब्रीडिंग कराते रहे, कैसे क्या हुआ सारी चीज़ें वो पूरा देखते रहे। और जब उन्होंने पूरा 7 साल तक पूरा परीक्षण किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो वो पूरा रिजल्ट की समीक्षा करके पूरा सब कुछ बायोडेटा क्लियर करके इकट्ठा करके वो 1866 में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक में ब्रूम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी के सामने पेश की। यानी कि 1856 से लेकर 1863 तक किया गया, मटर के ऊपर अध्ययन किया 7 सालों तक, अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो रिजल्ट निकला सारे रिजल्ट को इकट्ठा करके 1866 में एक शीर्षक आया, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक में, जिसको कहते हैं हिंदी में पादप संकरणों के प्रयोग नामक शीर्षक में ब्रूम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी नामक संस्था के सामने पेश किए। और वो लोग क्या किए कि इनके जो प्रयोग था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए, मतलब वो समय के जो वैज्ञानिक थे उनको समझ में नहीं आया। वहाँ पे मान लिया 3 जज से बैठे हैं, मैंने इतना एक्सपेरिमेंट ना कर इनको दिखाया, तो इन तीनों को नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, मेरा एक्सपेरिमेंट ठंडे बस्ते में फेंक देंगे। तो ऐसे ही उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनको उनकी सारी बातें समझ में नहीं आई, और क्या क्या उनके एक्सपेरिमेंट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और फिर 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। 1884 में क्या हुआ, उनकी यानी कि अपने जीते जी उतना मतलब फेम उनको नहीं मिला, उतनी मतलब ये कह सकते हो कि उनको जो क्या कहते हैं उसको इज्जत जो मिलनी चाहिए थी, उसको मतलब इनको जो कह सकते हो कि जो मतलब एक फेम मिलना चाहिए, प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के सामने जब पेश किए तो उसको समझ नहीं पाए, रिजेक्ट कर दी। लेकिन ठीक उनकी मृत्यु के 16 साल बाद, उनकी मृत्यु के 16 साल बाद 3 वैज्ञानिकों ने संकरण कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, और जो उनको रिजल्ट मिला वही रिजल्ट मेंडल को भी मिला था। यानी कि जो रिजल्ट मेंडल को मिला था संकरण करा के, वही सारे रिजल्ट इनको भी मिला। और 3 वैज्ञानिक कौन थे? हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, ऑस्ट्रिया के इरिस वान शेरमार्क और जर्मनी के कॉल कोरेंस। इन 3 वैज्ञानिकों ने वही सारी चीज़ें संकलन वगैरह कराया अपने स्तर से। तो जो चीज़ें इनको मिली वो चीज़ें मेंडल को 16 साल पहले और उससे पहले ही मिल चुका था। तो जब इन्होंने जो मतलब क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया या सारा रिजल्ट दिया, तो किससे मिला? ग्रेगर जॉन मेंडल के सारे रिजल्ट से मैच खाया। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है मेंडल के नियमों का पुनर्खोज।
यानी कि मेंडल के जो नियम थे उसी की क्या हुई पुनर्खोजी, यानी कि जिस सोच को ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया था वही चीज दोबारा से मिला, इसीलिए कहा जाता है मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। और इसी के बाद मेंडल को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली, लोग उनकी एक्सपेरिमेंट को सीरियसली लिए, लोगों तक उनकी पहुंच हुई और सभी दुनिया में ये फेमस हुई। लेकिन कब हुई? यानी कि जो फेम इनको जीते जी मिलना चाहिए था, इनके कठिन प्रयास से जो भी मेहनत की थी उसका फेम उनको नहीं मिला। लेकिन जब ये तीन वैज्ञानिक आए सन 19 में उनकी मृत्यु के 16 साल बाद, हॉलैंड के ह्यूगो de Vries, ऑस्ट्रेलिया के इरिस वान शिरमार्क और जर्मनी के कॉल कोरेंस, इन तीनों ने वही सारे ब्रीडिंग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ कराया। तो उनको जो रिजल्ट मिला और जो रिजल्ट मेंडल को मिला था दोनों रिजल्ट सेम टू सेम। इसी वजह से इनके ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था इनको कहा जाता है मेंडल की नियमों का पुनर्खोज। और इसी वजह से मेंडल को फेम मिला, प्रसिद्धि मिली। यानी कि मेंडल ने जो ये चीज खोजे थे, मेंडल तो पहले ही खोज चुके थे, इसी वजह से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि ये चीज तो बहुत पहले कर चुके थे। समझ में आया पूरी चीज? और यही है ग्रेगर जॉब मेंडल का जीवन परिचय। ठीक, तो लिख लो ये सारी चीज को। वैसे दोनों के चैप्टर कॉमन है, वंशावली एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर आज हमारा टॉपिक है। इस अध्याय में क्या होता कि माता पिता के लक्षण कैसे उनकी संतान में जाते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे, उन सिद्धांतों का क्या प्रयोग है, कैसे बताया गया कि कौन से लक्षण क्या जाते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है वंशावली, जिसको हम आनुवंशिकता भी कहते हैं। या वंशावली, तो इसको हम एक लाइन में समझ लेते हैं कि आनुवंशिकता या वंशावली क्या होता है। माता पिता के लक्षण यानी कि जनक के लक्षण उनके संतान में चला जाए वही कहलाता है वंशावली या आनुवंशिकता। क्या मतलब हुआ कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनक के लक्षण उनकी संतान में चली जाए वही कहलाता है आनुवंशिकता या वंशावली। माता पिता के लक्षण, माता पिता के लक्षणों का उनकी संतान में जाने का कहलाता है वंशावली कहलाता है। यानी कौन से लक्षण जा सकते हैं, जैसे कि पैर का आकार कैसा होगा, शरीर का आकार कैसा होगा, ये सारे लक्षण जो होते हैं वो जाते हैं माता पिता से उनके संतान में जाते हैं। आपने देखा होगा कि हाथी का बच्चा कैसा दिखता है, हाथी की तरह दिखता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते की तरह, बिल्ली का बच्चा क्या वो गधे की तरह दिखेगा? नहीं। क्या बिल्ली का बच्चा इंसान की तरह दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। क्यों? क्योंकि जनक का ही लक्षण उनकी संतान में जा रहा है, इसी वजह से वो अपने जनक की तरह दिखते हैं। तो यही हम कह सकते हैं, स्वर की लाइन हम लिख सकते हैं कि जनक का आनुवंशिक लक्षण। अभी मैं आगे कॉपी में सारी चीजें नोट्स दिखा दूंगा, ठीक है भाई, समझने के लिए से लिख, ठीक है। जनक का लक्षण उनकी संतान में ही जाना क्या कहलाता है वंशावली या आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद बार बार देखो क्या आता है कि लक्षण जाना, लक्षण जाना। तो कौन से लक्षण? देखा होगा बहुत से कपल होते हैं जिनके बाद घुघरीले होते हैं, उनका जो लड़का पैदा होता है उसके भी बाल कैसे होते हैं? घुघरीले होते हैं। देखा ना? और क्या लोग किया, बहुत से लोगों की नाक लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उनकी भी नाक लंबी होगी, इसी वजह से उनके नाक कैसे लंबे हैं। तो यही सब क्या है? आनुवंशिक लक्षण। क्या ये सब क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण। तो समझते कि आनुवंशिक लक्षण क्या होता है। आनुवंशिक इसको विशेषण दिया जाता है, ठीक है। तो आनुवंशिक लक्षण क्या होता है? अभी मैंने क्या बताया कि जनक का लक्षण उनकी संतान में ही जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है या वंशावली कहलाता है। और जाता क्या है? माता पिता के लक्षण, जैसे कि बाल घुघरीले हैं तो बच्चे का बाल कैसा हो सकता है? घुघरीला हो सकता है। नाक लंबी हो सकता है किसी का, तो बच्चे का भी नाक लंबी होगी। आंखों का रंग
नीला पीला जैसा भी है तो उनके बच्चे का भी वैसा होगा, उसी तरह दिखेगा। तो ये सब जो लक्षण जा रहे हैं माता से या पिता से के बच्चे में जा रहे हैं सारे लक्षण, मान लो पिताजी बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे हैं, तो पूरे चांसेस है कि उनके बच्चे भी कैसे होंगे, सरल से ध्यान तो समझा क्या इसे ये कह रही थी। तो इन जैसा मतलब इनके पापा ने सोचा होगा कि मुझे ये नहीं करना, तो कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं लक्षण तो जा रहे हैं, उनके लक्षण इनके अंदर भी आया, अब ये भी कह रहे हैं जो चीज़ नहीं करनी, मतलब जैसा इनके घर वाले सोचे, इनके गार्जियन सोचे, ये भी सोच रहे हैं, तो वो लक्षण इनमें ट्रांसफर होगा, यही कहलाता है अनुवांशिकता या ठीक। तो समझ में अनुवांशिक लक्षण क्या होता है। अब देखा होगा जन्म के बारे में, समझ सुना होगा, किसके बारे में, जन्म के बारे में पढ़ा होगा। तो जन्म में क्या था, जन्म में क्या होता है, पहले समान संतान करना क्या कहलाता है, जन्म के लक्षण, जन्म दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। तो जो अलैंगिक जन्म होता है उसमें एक ही जन्म की आवश्यकता होती है और वो अपने जन्म के समान दिखाई देते हैं। जो शिशु मतलब जो न्यू बेबी बॉर्न होगा वो अपने जन्म की तरह दिखता है। बट अगर हम लैंगिक जन्म करने वाले की बात करें तो इसमें दो विपरीत जन्म की आवश्यकता होती है, नर व मादा। और जो लैंगिक जन्म करने वाले जीव होते हैं ये अपने जन्म के एकदम समान नहीं होते। अभी मैंने क्या कहा था कि हाथी का बच्चा हाथी की तरह दिखेगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह दिखेगा, लेकिन क्या जब हम कॉपी पेस्ट अपने भाई और बहन की तरह दिखते हैं, ये दिखते ना, कुछ ना कुछ अंतर होता है। क्या अपने माता पिता की तरह हम दिखते हैं, नहीं दिखते ना। अब जैसे हमारे यही दोनों देख लो, क्या अपने भाई की तरह दिख रहे दोनों, नहीं दिख रहे। खुर्शीद और अरशद जिसी क्लास में बैठे क्या दोनों अपने भाई की तरह दिख रहे, नहीं दिख रहे ना। यानी कि इनमें क्या है, अंतर है। इसी अंतर को कहते हैं विभिन्नता। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएशन। क्या कहते हैं इसको, वेरिएशन। अभी जो विभिन्नता होती है कहाँ पाई जाती है, इसको हम कैसे देखेंगे। यानी कि हम इसको पहले विभिन्नता को क्या बताते हैं, विभिन्नता के बारे कि जो जन्म होता है, जो लैंगिक जन्म करने वाले प्राणी होते हैं वो अपने जन्म के बिल्कुल समान नहीं दिखाई देते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। हमारे माता पिता से हमारे चेहरे मिल सकते, थोड़ा बहुत आंखें मिल सकती है, लेकिन ये लोग एकदम मैं जमाल अहमद हूँ तो दूसरा जमाल अहमद क्या खड़ा है, कैसा पॉसिबल है, नहीं। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये जो विभिन्नता है, इसी को कहते हैं, जो ये डिफरेंस है इसी को कहते हैं विभिन्नता, या इसी को कहते हैं विभिन्नता। क्या कहते हैं, विभिन्नता। चैप्टर से विभिन्नता। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर में कहाँ पर विभिन्नता पाई जाती है। अभी आपको पता ही होगा कि जन्म में क्या होता है, अपने समान संतान को क्या कहते हैं, जन्म क्या कहता है, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जन्म कहलाता है। और जन्म कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक जन्म, अलैंगिक जन्म में क्या होता है कि इसमें एक ही जन्म की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एक ही जन्म की। जबकि लैंगिक जन्म में तो विपरीत जन्म की आवश्यकता होती है, दो विपरीत जन्म की आवश्यकता होती है। इसमें लैंगिक जन्म और तो विपरीत जन्म कौन सा होता है, नर व मादा, मेल एंड फीमेल, नर व मादा की आवश्यकता होती है। जो अलैंगिक जन्म करने वाले जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, मेनली क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि इनका पूरा जीवन एक ही कोशिका के अंदर संपन्न हो जाता है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि ये विविधता जो है, जिसको विभिन्नता कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, ये किस प्रकार के जीवों में पाई जाती है। क्योंकि हमारा चैप्टर ये वंशावली एवं विविधता, विभिन्नता बार बार कहाँ पर क्या विभिन्नताएं पाई जाती है। तो आइए हम देखने वाले अलैंगिक जन्म। मान लो कि ये कोई जीव है, क्या है, जीव क्या है, कोई जीव। अब ये जीव किससे मिलकर बना, कोशिका।
इससे मिलकर बना होगा, कोशिका से मिलकर बना होगा। विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ, बिना सेल के जीवन नहीं है, क्योंकि कोशिका ही क्या करता है, ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंतःस्त्र बनता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो क्रिया होती है सब उसको नियमित करता है, कोशिका ही करता है। और जब कोशिका ही नहीं होगा तो बाकी चीजें बनेगी नहीं बनेगी। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ। ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन हम समझने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि बिना कोशिका के लाइफ की चीजें नहीं बनेगी। अब क्या है कि कोई जीव इसमें क्या बना गया, कोशिका बना जाता है। तो कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। मान लो कोई जीव है, इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, बीच में केंद्रक होता है। कहाँ पर, बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक कहाँ होता है, कोशिका केंद्र बीच में, इसीलिए इसको केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब केंद्र के अंदर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के रूप में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। अब मान लो कि ये डीएनए है अमीबा, किसका है, अमीबा। अब यही अमीबा क्या करेगा, इसमें मतलब विभाजन होता है, सिंपल सा विभाजन होगा, और ये क्या करते हैं, खुद के केंद्र को विभाजित करेंगे, एक केंद्र से दो केंद्र करेंगे, एक केंद्र ये और एक केंद्र ये, दो केंद्र बनता है। और इस केंद्र के अंदर क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्या करते हैं, ये केंद्र में जो डीएनए पाया जा रहा है, ये डीएनए क्या करता है, कॉपी करके दो डीएनए बना देगा। यानी कि जो डीएनए था वही डीएनए कॉपी होकर यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि दो केंद्र बना तो दोनों केंद्र पर डीएनए चाहिए, तो ये डीएनए कॉपी होकर उधर चले जाते हैं। फिर ये दोनों बीच से खुद को विभाजित कर लेते हैं। विभाजित करेंगे तो क्या होगा, एक जीव ये मिला और एक जीव मान लो ये मिल जाए, दो जीव मिल गए ना। अब सोचो दिमाग लगाओ, ये जो अमीबा था, इसका जो केंद्रक था, डीएनए था, डीएनए के पास क्या होता है, आपकी बॉडी की समस्त जो क्रिया है, आपका आकार कैसा होगा, आपकी आंखें कैसी होंगी, बाल कैसे होंगे, चेहरे का रंग कैसा होगा, बॉडी शेप कैसी होगी, ये पूरी जानकारी किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि शरीर के निर्माण की पूरी जानकारी डीएनए के पास होती है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्र के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के रूप में डीएनए केंद्र के अंदर पाया जाता है। और डीएनए हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हर एक ऑर्गेनिज्म यानी कि हर एक जीव में केंद्रक पाया जाता है। और क्यों, क्योंकि केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए तो पूरे शरीर का निर्माण करेगा, सारा इंफॉर्मेशन उनके पास है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई जीव नहीं जहाँ पर डीएनए न पाया जाए, ठीक है। अब इनके पास क्या था, पूरी जानकारी थी कि शरीर का निर्माण कैसे करना है। अब यही डीएनए कॉपी होकर यहाँ पर दो डीएनए बनाया है, तो जो जानकारी इनके पास था वही जानकारी इनके पास भी होगा कि नहीं होगा। तो जो आधार इनके पास था वही आधार बनाने का इनके पास जानकारी होगा। फिर इनमें जब विभाजन होता है, खुद को अलग करते हैं, तो दो नया जो बनता है, तो एक डीएनए यहाँ आया, एक डीएनए आया। अब ये सोचो कि ये डीएनए कौन सा डीएनए था, ये वो जो डीएनए बना है यही वाला तो डीएनए था। तो ये डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए, तीनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो अलैंगिक जनन में जो जीव बनता है उसको हम संतति ना करके नया, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब नया जीव ना कहकर उसको हम वहाँ पर क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन बना देते हैं। यानी कि जो बना क्या है, क्लोन। अब क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब क्या होता है, प्रतिलिपि। क्या होगा, प्रतिलिपि, यानी कि जैसा ये अमीबा होगा वैसा ही ये दिखेगा, यानी कि अपने जनन के हूबहू कॉपी दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। अलैंगिक जनन करने वाले जीव जैसा शक्ल सूरत इनकी होगी वैसे सेम शक्ल सूरत साइज सब कुछ इन दोनों का होगा, यानी कि कोई भी अंतर नहीं है। अब खुद सोचो, जैसा ये था जैसा ये है, कोई अंतर नहीं है। अब जरा खुद ही सोचो कि मैं ये कलर चलाया यहाँ पर, यहाँ भी चलाया, यहाँ भी चलाया, क्या ये जो रेड कलर था क्या यहाँ पर ब्लैक चला, क्या यहाँ चला, नहीं चलेगा। जैसा ये था वैसे ये भी दोनों, क्या इसमें कोई अंतर है, नहीं है। या हम ऐसे ले लें कि चलो ठीक है यही समझते हैं, तो क्या कोई अंतर है, नहीं है ना। तो जैसा ये डीएनए था ठीक वही डीएनए ये भी कॉपी होकर गया, तो क्या इसमें कोई अंतर होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए जो अलैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उनके जो
मतलब कह सकते हो कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो कैसा होता है, क्लोन होता है, ठीक है, एकदम कॉपी होते हैं और एकदम अपने जनक के समान दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें हो रही। जब ये अपने जनक के समान दिखाई दे रहे तो क्या इसमें विभिन्नता होगी, वेरिएशन होगा? नहीं होगा ना, जब अंतर ही नहीं है, जैसे उनके जनक वैसे वो, तो अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें लैंगिक जनक की, किसकी बात करें? लैंगिक जनक, तो यहाँ पर विभिन्नता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? विभिन्नता पाई जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे। लैंगिक जनक क्या होता है? इसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, नर व मादा। तो ये हो गया नर, ये हो गए मादा। नर से क्या बनता है? नर युग्मक बनता है। ये सारी चीजें आपको पता ही होगा, सब कुछ पढ़ ही चुके हो। और मादा से मादा युग्मक बनता है, यानी कि मेल यानी कि नर से मेल गैमेट नर युग्मक बनेगा, फीमेल यानी कि मादा, मादा से फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक बनता है। तो नर में भी तो क्या होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र किस रूप में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्या होगा? डीएनए होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर भी डीएनए होगा। और जो इस संसार में जितने भी जीव है, किसी का भी मतलब लैंगिक वाले में, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं A to Z, किसी का भी डीएनए जैसा नहीं होता है। इस क्लास में जितने लोग बैठे हो, किसी का डीएनए आपस में मैच नहीं करेगा। इवन तुम्हारे भाई बहन का डीएनए अगर 99.99% मैच कर गया तो 1% मैच नहीं करेगा। 100% किसी का डीएनए मैच नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका भी डीएनए क्या होगा? अलग होगा। इनका भी डीएनए क्या होगा? अलग होगा। तो दोनों को डीएनए अलग होगा। तो जब नर से नर युग्मक बनता है, नर से नर युग्मक बनता है, तो हमें पता है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में युग्मक क्या होते हैं? आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें युग्मक क्या होते हैं? आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसी बीच इनमें होता है जीन विनिमय की क्रिया, जीन क्रॉसिंग की क्रिया होती है, जीन विनिमय की क्रिया होती है। और डीएनए में जो जीन होते हैं उनका जो गुणसूत्रीय मटेरियल होता है आपस में थोड़ा बहुत बदलाव होता है उन दोनों के बीच में। और जो जनक का डीएनए था और जो नरयुग्मक वाला डीएनए, इसमें क्या होता है? थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, चेंजिंग आ जाती है। इनके डीएनए में क्या होगा? चेंजिंग आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी डीएनए में होगा और क्या आएगा? बदलाव आएगा। तो हमें शुरू में ही पता चल गया कि अब ये वाला जो डीएनए है नर वाला और जो नर युग्मक वाला डीएनए, दोनों में अंतर आ चुका है। क्या आ चुका है? अंतर। इधर भी अंतर आ चुका है। तो हमें पता चल जाएगी कि विभिन्नता यहाँ पर पाई जाएगी। और यहाँ पर भी नहीं समझ में आया तो सिंपल से देखो, नर से नर युग्मक बना, मादा से मादा युग्मक बना, दोनों आपस में क्रॉसिंग होगा तो क्या बनेगा? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? कोई एक प्रकार का होता है, और जिसको हम कह सकते हैं कि नया डीएनए बना। अब ये डीएनए पिता का डीएनए अलग, माता का डीएनए अलग, दो अलग अलग डीएनए मिलकर कोई तीसरा ही तो डीएनए बनाएंगे। जैसे कि सफेद रंग है और गुलाबी रंग, लाल रंग, सफेद और लाल रंग मिलकर क्या गुलाबी बनता है। यानी कि दो अलग अलग चीज मिलाए तो हमें कोई तीसरा चीज मिला। जब ये दो अलग अलग डीएनए मिलेंगे तो कोई तीसरा डीएनए मिलेगा। इसीलिए जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो अपने जनक के समान नहीं होते। हमारे भाई बहन हमसे बिल्कुल भी मैच नहीं, 100% बिल्कुल मैच नहीं खाते, ना ही हमारे माता पिता हमसे बिल्कुल 100% मैच खाते हैं। कुछ न कुछ बदलाव होता है, चेंजिंग होती है। और उसी चेंजिंग को, उसी बदलाव को क्या कहते हैं? विविधता या विविधता कहते हैं। समझ में आया? तो विविधता में हम कह सकते हैं कि माता पिता जनक यानी कि जो जनक होते हैं वो अपने संतान से बिल्कुल अलग होते हैं, कह सकते हैं। ठीक। और उनके जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो भी क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लिख लो। ठीक है, विभिन्नता समझ में आया पूरा? तो विभिन्नता का हमने क्या देखा कि कैसे कौन सी जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, वेरिएशन पाई जाती है। तो हमने देखा कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में क्या पाई जाती है? विभिन्नता।
तो हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? वंशागति अथवा आनुवांशिकता। जनक के लक्षण उनकी संतान में, जो जनक का लक्षण उनकी संतान में जाने के कहलाता है आनुवांशिकता या वंशागति कहलाता है। और जो लक्षण जाते हैं उनके जनक से उनकी संतान में, वही कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण। और जो उनके संतान होती है, यानी कि जो जनक के संतान होते हैं, वो पूरी तरह से अपने जनक के समान नहीं दिखाई देते, तो उनमें कुछ न कुछ अंतर होता है, और वही अंतर क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि एक तो पढ़ा आनुवांशिकता और एक पढ़ा वंशागति। अब इसके बाद देखेंगे आनुवांशिकी क्या होता है। जेनेटिक्स। अब हम देखेंगे जेनेटिक्स क्या होता है। तो इसको आप सिंपल भाषा में समझेंगे। आनुवांशिकता और विविधता, यानी कि विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी। क्या कहलाएगा? आनुवांशिकता और विविधता का ही अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। इसको लिखिए। विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता व वंशागति का, आनुवांशिकता या वंशागति का व विविधता का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता या वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। हो गया था। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, और जॉन मेंडल को कहते हैं। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपका जवाब होगा बेटसन। और आपसे कुछ पूछ ले कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स आपका जवाब होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। और आपसे पूछ ले कि कोई आनुवांशिकी होता क्या है? तो वंशागति या आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हुए कहलाता है आनुवांशिकी। ठीक, तो एक बार फिर से ग्रेगर जॉन मेंडल का हमें क्या पढ़ना है? जीवन परिचय। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में इम्तिहान में पूछता है, कभी कभी निबंध पूछ लेता है, कभी कभी क्या पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कभी कभी पूछ लेता है कि वो पढ़ने कब गए थे, कहाँ गए थे, क्या करेंगे, या पूछ लेता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को जर्मनी के सिलेसियन गांव में हुआ था। उसके बाद सन 1843 में, यानी कि लगभग 21 सालों की उम्र में, ठीक है, 22 और 21, 43, लगभग 21 साल की उम्र में वो ऑस्ट्रेलिया देश के एक शहर ब्रून में पढ़ाई करने के लिए गए। पढ़ाई करने के लिए मतलब गिरजा करने गए, जिसका नाम था अगस्तियन चर्च। तो लगभग 21 साल की उम्र में वो कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया ही देश के एक शहर जिसका नाम था ब्रून में, कहाँ पर एक चर्च है जिसका नाम है अगस्टिनियन चर्च, वहाँ पर गए। ठीक, फिर वहाँ पर उन्होंने मतलब मेन वो पादरी वगैरह का जो पढ़ाई था या जो भी चीज़ें सीखी जाती हैं उसके लिए वहाँ पर गए थे। फिर 1847 में गिरजाघर में पादरी का काम करने लगे, यानी कि 1847 में वो गिरजाघर में पादरी हुए। गिरजाघर जैसे कि हमारा मस्जिद होता है, आपका मंदिर है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। वैसे ही जो क्रिश्चियन लोग होते हैं
वो अपनी जो पूजा पाठ होता है वो कहाँ पर करते हैं, गिरजाघर में, जिसको इंग्लिश में चर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्च। ठीक है, गिरजाघर से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर 1851 में, ठीक है, यानी कि अगस्टिन चर्च में क्या हो गया, पादरी का कार्य करने लगे। फिर 1851 में वो वियना विश्वविद्यालय चले गए पढ़ाई करने के लिए। लगभग कितने साल की उम्र? 30 साल की उम्र। ठीक, 30-29 साल की उम्र में कहाँ चले गए? वियना विश्वविद्यालय में चले गए। क्या करने के लिए? नेचुरल साइंस की पढ़ाई करने के लिए, प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए, साथ साथ फिजिक्स के लिए और गणित की पढ़ाई करने के लिए चले गए वियना विश्वविद्यालय। कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1822 को। ठीक 21 साल बाद लगभग 1843 में वो ऑस्ट्रिया शहर के बुरुन, ऑस्ट्रिया देश के बुरुन शहर में स्थित एक चर्च जिसका नाम था ऑगस्टियन चर्च, वहाँ पर गए। फिर उसी चर्च में वो 1847 में पादरी का कार्य करने लगे। फिर 1851 में वो चर्च छोड़कर वियना विश्वविद्यालय चले गए आगे की पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ पर क्या पढ़ने गए थे? प्राकृतिक विज्ञान, फिजिक्स और मैथ, यानी कि नेचुरल साइंस, फिजिक्स और मैथ की पढ़ाई करने गए। जब वो मेरी पढ़ाई पूरी की यानी कि 1854 में उसी गिरजाघर के स्कूल में, वो गिरजाघर बहुत बड़ा था, वहाँ पर प्राइस स्कूल वगैरह भी चलता था। उसी गिरजाघर के स्कूल में क्या हो गए? टीचर हो गए और अध्यापन करने लगे। जब वो वापस आए, कब आए? 1854 में वापस आए। उसी गिरजाघर के स्कूल में क्या करे? टीचिंग करने लगे। उसी गिरजाघर में क्या था कि बगीचा था। क्या था? बगीचा था और इनको बचपन से ही बागवानी में लगाव था। ठीक है, तो उसका भी देखभाल ये करने लगे। कौन? गएगा जॉन मिंडल। और उसी बगीचे में उन्होंने मटर के पौधे पर, जब दिया मटर के पौधे पर, मटर का जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम कि जो जब आप वैज्ञानिक नाम लिखते हो तो जो वैज्ञानिक नाम का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर से होगा और जो दूसरा होता है वो स्मॉल लेटर से। यानी कि वैज्ञानिक नाम जब हम लिखते हैं तो उसमें दो चीजें दर्शाता है, वंश को दर्शाता है और जात को दर्शाता है। वंश का नाम हमेशा कैपिटल, वंश के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से होगा और जात के नाम का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर से होगा। और जब वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो थोड़ा सा तिरछा लिखते हैं, इटैलिक फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, और नीचे अंडरलाइन करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होगा, दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर से। कैपिटल लेटर क्या दर्शाता है? वंश को दर्शाता है। स्मॉल लेटर क्या दर्शाता है? जात को दर्शाता है। तो जब वो वापस आए 1854 में तो वहाँ पर टीचिंग का कार्य करने लगे। और उसी स्कूल में क्या था, मतलब जहाँ पर उन्होंने तो बगीचा था, तो उसी बगीचे में मटर लगा हुआ था जिसका वैज्ञानिक नाम था पाइसम सटाइवम। तो उसी मटर के ऊपर उन्होंने अपना स्टडी किया, अध्ययन किया। तो ये पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मिंडल ने मटर के पौधे पर कब तक अध्ययन किया? तो वो 7 साल तक अध्ययन किए। कब से कब तक? 1856 से लेकर 1863 तक, लगभग 7 वर्षों तक वो मटर के पौधे पर अपना क्रॉसिंग वगैरह कराते रहे, उसमें ब्रीडिंग कराते रहे, कैसे क्या हुआ सारी चीजें वो पूरा देखते रहे। और जब उन्होंने पूरा 7 साल तक पूरा परीक्षण किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो वो पूरा रिजल्ट की समीक्षा करके पूरा सब कुछ बायोडेटा क्लियर करके इकट्ठा करके वो 1866 में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक में ब्रूम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी के सामने पेश की। यानी कि 1856 से लेकर 1863 तक किया, जब मटर के ऊपर अध्ययन किया 7 सालों तक, अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो रिजल्ट निकला सारे रिजल्ट को इकट्ठा करके 1866 में एक शीर्षक आया एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक में, जिसको कहते हैं हिंदी में पादप संकरणों के प्रयोग नामक शीर्षक में ब्रूम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी नामक संस्था के सामने पेश किए। और वो लोग क्या किए कि इनके जो प्रयोग था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए। मतलब वो समय के जो वैज्ञानिक थे उनको समझ में नहीं आया। यहाँ पे मान लिया 3 जज से बैठे हैं, मैंने अपना एक्सपेरिमेंट बनाकर इनको दिखाया, तो इन तीनों को नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, मेरा एक्सपेरिमेंट ठंडे बस्ते में फेंक देंगे। तो ऐसे ही उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनको उनकी सारी बातें समझ में नहीं आई और क्या क्या उनके एक्सपेरिमेंट को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
और फिर 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। 1884 में क्या हुआ उनकी, यानी कि अपने जीते जी उतना मतलब फेम उनको नहीं मिला, उतनी मतलब ये कह सकते हो कि उनको जो क्या कहते हैं उसको इज्जत जो मिलनी चाहिए थी उसको, मतलब इनको जो कह सकते हो कि जो मतलब एक फेम मिलना चाहिए, प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के सामने जब पेश किए तो उसको समझ नहीं पाए, रिजेक्ट कर दिए। लेकिन ठीक उनकी मृत्यु के 16 साल बाद, उनकी मृत्यु के 16 साल बाद 3 वैज्ञानिकों ने संकलन कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, और जो उनको रिजल्ट मिला वही रिजल्ट मेंडल को भी मिला था। यानी कि जो रिजल्ट मेंडल को मिला था संकलन करा के, वही सारे रिजल्ट इनको भी मिला। और 3 वैज्ञानिक कौन थे? हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, ऑस्ट्रेलिया के इरिस वान शेरमार्क और जर्मनी के कॉल कोरेंस। इन 3 वैज्ञानिकों ने वही सारी चीज़ें संकलन वगैरह कराया अपने स्तर से। तो जो चीज़ें इनको मिली वो चीज़ें मेंडल को 16 साल पहले और उससे पहले ही मिल चुका था। तो जब इन्होंने जो मतलब क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया या सारा रिजल्ट किया, तो किससे मिला? गिलबर्ट जॉन मेंडल के सारे रिजल्ट से मैच खाया। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है मेंडल के नियमों का खोज। यानी कि मेंडल के जो नियम थे उसी की क्या हुई? पुनर्खोज। यानी कि जिस खोज को ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया था वही चीज दोबारा से मिला, इसीलिए कहा जाता है मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। और इसी के बाद मेंडल को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली। लोग उनकी एक्सपेरिमेंट को सीरियसली लिए, लोगों तक उनकी पहुंच हुई और सभी दुनिया में ये फेमस हुई। लेकिन कब हुई? यानी कि जो फेम इनको जीते जी मिलना चाहिए था, इनके कठिन प्रयास से जो भी मेहनत की थी उसका फेम उनको नहीं मिला। लेकिन जब ये 3 वैज्ञानिक आए सन 19 में उनकी मृत्यु के 16 साल बाद, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, ऑस्ट्रेलिया के इरिस वान शेरमार्क और जर्मनी के कॉल कोरेंस, इन तीनों ने वही सारे ब्रीडिंग, क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ कराया। तो उनको जो रिजल्ट मिला और जो रिजल्ट मेंडल को मिला था, दोनों रिजल्ट सेम टू सेम थे। इसी वजह से इनके ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, इनको कहा जाता है मेंडल के नियमों का पुनर्खोज। और इसी वजह से मेंडल को फेम मिला, प्रसिद्धि मिली। यानी कि मेंडल ने जो ये चीज खोजे थे, मेंडल तो पहले ही खोज चुके थे। इसी वजह से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि ये चीज बहुत पहले कर चुके थे। समझ में आया पूरी चीज? और यही है ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय। ठीक, तो लिख लो ये सारी चीज।